इंडिया है अपना लास्ट वर्ल्ड कप का बदला ले सकेगा इंग्लैंड से, बिकॉज इट विल बी अनफेयर ऑन इंग्लैंड कि अगर सेमीफाइनल ना हो सके तो इंडिया जो है वो फाइनल के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगा। अगर पाकिस्तान ने अब आगे वर्ल्ड कप के बाद अगर बेहतरी की तरफ जाना है, बेहतर T20 टीम बनना है, तो आप पाकिस्तान को भी कम वक्त में रोहित शर्मा वाली जो अप्रोच है उसी को अडॉप्ट करना होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, टेपीए के नए एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज हम काफ़ी दिनों बाद शो कर रहे हैं, तो आज हम T20 वर्ल्ड कप पे भी बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है, पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में फर्स्ट राउंड एग्ज़िट के बाद जो तब्दीलियों का हम सुन रहे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और जो पाकिस्तान क्रिकेट और जो वर्ल्ड कप में जो कुछ हो रहा है उस सबसे रिलेटेड आपसे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद के सेमीफाइनल लिस्ट डिसाइड हो गए हैं। अफ़गानिस्तान, साउथ अफ्रीका, England and India have qualified for the semi-finals, and it won't be wrong to say कि 4 deserving semi-finalists जो अब तक की चारों कदरे बेहतर टीम्स हैं वो सेमीफाइनल में आई हैं, तो वेरी वेल डिज़र्व टू देम, अ लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल 4 टीम्स। हम स्टार्ट करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के लिए बहुत हिस्टोरिक मोमेंट था कि उन्होंने अपना पहले किसी भी वर्ल्ड इवेंट में क्रिकेट में उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है अफ़गानिस्तान के लिए। इस बात का जो कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है वो इसी से आप लगा सकते हैं कि जिस तरह अफ़गानिस्तान में कल लोगों ने सेलिब्रेट किया, एक वो खुशी का समा था सारे अफ़गानिस्तान में। आप काबुल की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे जिसमें लोग सड़कों पे आए, उन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया। इसमें जो सबसे बड़ी ये एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है अफ़गान क्रिकेट की कि 2004 में उन्होंने सिर्फ क्रिकेट खेलना स्टार्ट की और उसके बाद फिर डिफरेंट डिवीज़न से आते हुए डिवीज़न 5 से प्रोग्रेस की उन्होंने, डिवीज़न 4 में, फिर डिवीज़न 3 के चैम्पियंस बने, उसके बाद डिवीज़न 2 में आए और फिर उनको मेन जो एसोसिएट स्टेटस वो मिला, उसके बाद उनको फाइनली टेस्ट स्टेटस मिला, और ये सारा सफ़र उन्होंने जो है, और अब वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेंगे, ये सारा सफ़र उन्होंने 20 साल के अरसे में तय किया, जो कि एक बहुत अमेजिंग अचीवमेंट है। एक मुल्क जो कि जंग का शिकार रहा है पिछले 30-40 साल में, और वहाँ पे लोगों को कोई सर्टेनिटी नहीं थी, कोई ऐसा हुकूमत नहीं थी जो कि आपके हुकूमतें तो रही हैं बट कोई ऐसी हुकूमत नहीं थी जो कि बहुत लंबी रही हो। कंटिन्यूसली कभी जंग के जो बादल हैं वो उन पे मंडलाते रहते थे, हर दिन कोई ना कोई ऐसे वाक़यात भी होते हैं। तो उस सब के बावजूद बहुत सारे जो लोग हैं उनको नकल मकानी करके पाकिस्तान में आना पड़ा, पाकिस्तान में रह लेते, और पाकिस्तान में ही जो रिफ्यूजी कैंप्स थे इनके केपी में, उनमें इन्होंने जो है वो क्रिकेट खेलना शुरू की, बन्नू में और इस तरह की जगह पे। सो उस सब से उनका वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलना एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जिस पे आपको खुशी भी होती है कि एक कौम जो कि इतनी मुश्किलात का शिकार है, उसके बावजूद उन्होंने उन तमाम मुश्किलात जो कि वो अपने होम ग्राउंड पे कोई क्रिकेट नहीं खेल सकते, उनकी जो हुकूमत है वो भी ऐसा उतनी सपोर्टिव नहीं रही पिछले अरसे में कि उनको जिस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। तो उस सब के बावजूद उन्होंने अपना एक मकाम बनाया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो इस पे जितनी दाद दी जाए अफ़गान टीम को उतनी कम है। इसमें एक और जो सबसे जो इम्प्रेसिव चीज़ है कि वो उन्होंने अफ़गान टीम्स ने, अफ़गान प्लेयर्स ने कंटिन्यूसली कोशिश की है डिस्पाइट जो भी सेटबैक्स थे कि होम पे नहीं खेल सकते या उनको बाहर रह के ट्रेनिंग करना पड़ती है अपने फैमिली से दूर, और सारे जो भी उनको लॉजिस्टिकल इश्यूज़, बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, उन सब के बावजूद उन्होंने कोशिश करते रहे हैं कि वो बेहतर से बेहतर जो है वो अपनी क्रिकेट को कर सकें, अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकें। अभी बिल्कुल कल की बात लगती है कि पाकिस्तान का जो नेशनल T20 कप होता था उसमें अफ़गानिस्तान की टीम भी एज वन ऑफ द डोमेस्टिक टीम्स खेल रही थी, और आज जो है वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो ये बहुत अमेजिंग अचीवमेंट है। और इसमें फिर अगर हम बात करें जो अफ़गानिस्तान की परफॉर्मेंस रही है इस टूर्नामेंट में, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही जो कंडीशंस थे करीबियन के, वेस्ट इंडीज़ के, US के, उससे ये अंदाज़ा तो था कि
वो कंडीशंस अफ़गानिस्तान जैसी टीम को सूट करें, क्योंकि अफ़गानिस्तान टीम की जो बॉलिंग है वो उनकी स्ट्रेंथ है, और बॉलिंग में भी स्पिन बॉलिंग जो है उनकी काफ़ी अर्से तक मेजर स्ट्रेंथ रही है, विद द लाइक्स ऑफ राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीब, अब नूर अहमद भी आगे हैं। तो उस तरह से उनकी स्पिन बॉलिंग ही मेजरली स्ट्रेंथ रही है। अब उनके फास्ट बॉलर्स भी फ़ज़ल हक फ़ारूकी जो कि लीडिंग विकेट टेकर हैं टूर्नामेंट के, नवीन उल हक, दोनों बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, बट उन्होंने ओवर द ईयर्स इम्प्रूव किया है। तो उनके इम्प्रूव करने से अपनी बॉलिंग, इसी तरह अगर हम गुलबदीन नायब का मेंशन ना करें या हम अज़मतुल्ला उमरज़ई का मेंशन ना करें, तो उन्होंने भी एक अफ़गानिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो वेल राउंडेड बॉलिंग अटैक बना दिया है। बैटिंग में अफ़गानिस्तान को भी पता था कि उनकी बैटिंग एक लिमिटेड बैटिंग लाइनअप है, तो उन्होंने उस अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह से समझा है और बहुत अच्छी तरह से कंडीशंस को यूज़ किया है, और उनकी कैंपेन बहुत बेहतरीन रही। उन्होंने शुरू में न्यूजीलैंड को हराया, पापा न्यू गिनी को हराया, युगांडा को हराया, और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली सारे मैचेस जीते। वेस्ट इंडीज़ से वो ऑल्दो मैच हार गए, बट जब वो सुपर एट्स में आए तो तब ये था कि क्या सुपर एट्स में अफ़गानिस्तान जो है वो कोई परफॉर्मेंस दिखा सके, बिकॉज एक टफ ग्रुप था जिसमें इंडिया भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, बांग्लादेश भी था। तो उन्होंने जो तीनों टीम्स थी उनके अगेंस्ट अच्छा कम्पीट किया। इंडिया के अगेंस्ट ऑल्दो उनको थोड़ी एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, बट ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बड़े अच्छे मार्जिन से हराया। लाइक इफ़ यू लुक एट 21 रन्स, तो T20 क्रिकेट में 21 रन काफ़ी बड़ा मार्जिन होता है। और इसी तरह उन्होंने जो लास्ट ईयर उनका हार्ट ब्रेक हुआ था मुंबई में, जब मैक्सवेल ने 200 रन्स किए थे, एक पॉइंट पे लग रहा था कि अफ़गानिस्तान बिल्कुल मैच जीत जाएगा, ऑस्ट्रेलिया 91 पे 7 आउट थे, बट वहाँ से ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया। तो वो एक बहुत ही डिस्पिरिटिंग डिफीट थी अफ़गानिस्तान के लिए, बट उन्होंने उसका भी एक तरह से उसको एवेंज कर लिया है, और उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी मैच जीत के जो है अपनी ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट कर दिया वर्ल्ड कप से बाहर ही। सो इन टर्म्स ऑफ दैट अफ़गानिस्तान की इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, और जैसा मैंने कहा कि कंडीशंस भी ऐसे थे कि जो कि अफ़गानिस्तान टीम की स्ट्रेंथ्स को शूट करते हैं, तो उन्होंने उन कंडीशंस को भी बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ किया है। एक अलहदा चीज़ होती है कि आप कंडीशंस आपके फेवरेबल हों और फिर आप उनको यूटिलाइज़ भी अपनी फेवर में करें। कई दफ़ा होता है कि फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, पर आपको उनको उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते जिस तरह आपको करने चाहिए। तो उस लिहाज से बहुत अचीवमेंट है अमेजिंग अफ़गानिस्तान के लिए। वी विश देम बेस्ट ऑफ द लक के दे कैन प्रॉब्ली गो ऑल द वे अगर वो जीत पाएँ, बट उनका उनके सामने जो चैलेंज है सेमीफाइनल में वो साउथ अफ्रीका का है। साउथ अफ्रीका का भी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप रहा है। एक तो यूजुअली जो हमने वर्ल्ड कप्स में अगर साउथ अफ्रीकन टीम्स को हमने फॉलो किया है तो वो यही रहा है कि साउथ अफ्रीकन टीम्स बहुत डोमिनेंट रहती हैं। ग्रुप स्टेजेस में तो बहुत रूथलेस होती हैं, तकरीबन सारे मैचेस जीतती हैं या एक आध मैच हारती हैं, और फिर सेमीफाइनल में कोई ना कोई वो मैच ऐसा वो चोक कर जाते हैं एट सम पॉइंट कि वो मैच हार जाते हैं। अगर हम 99 की बात करें या 2011 का क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड बात करें या 2015 के सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड बात करें, ये सब ऐसी गेम्स हैं जो आपके स्ट्रेट अवे दिमाग में आती हैं कि एक पॉइंट पे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका ये मैचेस जीत जाएगा, बट वो समहाउ वहाँ पे उनसे कोई ऐसा ब्लंडर हुआ या कोई ऐसी मिस्टेक हुई कि वो मैच ना जीत पाए। पर इस दफ़ा की जो कैंपेन है वो अगर आप जो रिजल्ट्स देखें, वो मैचेस देखें, तो कोई भी जो विन है साउथ अफ्रीका की वो आपको कन्विंसिंग नहीं लगी। लाइक वो छः के 6 मैचेस जीते हैं अभी तक टूर्नामेंट में। ग्रुप स्टेज में भी वो कोई मैच नहीं हारे थे, अब वो सुपर 8 में भी जो है अनबीटन रहे हैं, और उसमें अगर आप देखें तो वो सारे मैचेस क्लोज मैचेस हैं, आखिरी ओवर में मैचेस जीते हैं। नेपाल के अगेंस्ट उनका बड़ा क्लोज मैच था, बांग्लादेश के अगेंस्ट उनका बड़ा क्लोज मैच था, इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत क्लोज मैच था, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। सो लाइक ऑल ऑफ देयर मैचेस हैव बीन वेरी क्लोज। तो उस पर अब ये लग रहा है कि दिस टाइम प्रॉब्ली शायद साउथ अफ्रीका की बारी है कि वो वर्ल्ड कप जीत जाए, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दे डिज़र्व टू विन फाइनली, बिकॉज they have been continuously for over many years a very good team जो कि continuously tournament cricket में अच्छा परफॉर्म करती रहती है, बट जस्ट एट द फाइनल हर्डल, लाइक वो सेमीफाइनल किससे आगे जो फाइनल की सेमीफाइनल की हर्डल है वो नहीं क्रॉस कर पाती। तो दिस विल बी द टेस्ट फाइनली के जो साउथ अफ्रीका क्रिकेट की एक हिस्ट्री है जो कि 92 से जब से वो दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में
उनकी वापसी हुई है तब से उनकी एक हिस्ट्री चली आ रही है। तो क्या ये साउथ अफ्रीकन टीम उस हिस्ट्री को अंडू कर पाएगी? और उनका चैलेंज भी उनके एक मुश्किल चैलेंज है अफ़गानिस्तान की सूरत में, जो कि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की जो विकेट है वो स्पिनर्स को सूट करती है और अफ़गानिस्तान को ज़्यादा सूट करेगी बट इन द सेंस। बट उसके लिए ये ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान पहले बैटिंग करे और रन्स पोस्ट करे, बिकॉज जो अफ़गानिस्तान की स्ट्रेंथ है वो अफ़गानिस्तान की बॉलिंग है। अगर उनकी बाद में बैटिंग आती है तो फिर अगर पार टोटल भी है लाइक 150-160 रन, तो वो हमने अक्सर देखा है कि अफगान टीम्स जो हैं वो स्ट्रगल करती हैं when they have to chase those targets. I'm not saying कि अफगानिस्तान कैन नॉट चेज दैट टारगेट, बट अगर अफगानिस्तान को चेज़ करना पड़े तो वो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। और आई एम श्योर कि अफगानिस्तान विल प्रेफर कि वो बैट कर सकें, और बैट करके अगर वो थोड़े रन्स भी बनाते हैं 120-130 तो उनको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी बॉलिंग में कि वो उसको डिफेंड कर सकें। बट एज़ फार एज साउथ अफ्रीका इट्स कंसर्न, तो जैसे मैंने कहा कि उनको अपनी जो क्रिकेट हिस्ट्री के डेमन्स हैं उनको दफनाना पड़ेगा, उनसे अपने माइंडसेट को बाहर निकालना पड़ेगा, और फिर उनके पास ये बड़ा बेहतरीन चांस है कि वो वर्ल्ड कप जीत सकें। और इस दफ़ा जिस तरह के उन्होंने क्लोज मैचेस जीते हैं तो उनको एक एक्सपीरियंस डेफिनेटली होगा, उनकी मसल मेमोरी बन गई होगी, डेवलप होगी होगी कि इतने क्लोज मैचेस जीते हैं, तो अगर सेमीफाइनल भी एक क्लोज गेम होता है तो उसमें वो जब प्रेशर आएगा या जब क्रंच मोमेंट होंगे तो उस पर वो प्रॉब्ली चोक नहीं करेंगे। बट इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम बिटवीन अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। एंड जो कंडीशंस हैं वो अफगानिस्तान को सूट करते हैं, बट इफ़ यू लुक एट इन टोटलिटी तो साउथ अफ्रीका को एक एक्सपीरियंस रहा है अफगानिस्तान से, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। अफगानिस्तान पहली दफ़ा सेमीफाइनल खेल रहा है, अब साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है, तो उसमें एक डबल एज सॉर्ड है साउथ अफ्रीका के लिए। साउथ अफ्रीका इसको एक एज अ मोमेंट देख भी सकता है कि अपने जितने पुराने डेमन्स हैं उनको बरी कर सकता है। बट अफ़गानिस्तान को एक ये एडवांटेज है कि उनके कोई स्कार्स नहीं है, उनको कोई ट्रॉमा नहीं है कि वो सेमीफाइनल हारे हुए हैं। तो इस केस में जो है वो अफ़गानिस्तान के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि उनको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो इट्स अ कम्प्लीटली न्यू स्टेज फॉर देम एंड दे कैन ईजिली गो ऑन एंड प्ले वेरी फेयरलेसली विदाउट द फियर ऑफ फेलियर। बिकॉज अगर हारना तो वैसे भी है, अगर आप विदाउट एनी फियर हारेंगे तो उसका एटलीस्ट आपको ये तो आपको एक्सेप्टेंस होगी या एक आपको सुकून होगा कि आपने एटलीस्ट कोशिश की, आपने चांस लिया पूरा फाइनल में जाने के लिए। अनदर पॉइंट जो मैं अफ़गानिस्तान क्रिकेट की जो मैंने बात की कि वो बहुत सक्सेसफुल और वो बहुत वो उनके लिए अमेजिंग बात है कि 20 साल के अरसे में, तो इसमें एक और जो बात के स्पोर्ट की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ इन अ नेशन, यूनाइट करने की पावर है, वो हमारे सामने दोबारा सामने आई कि एक कंट्री जो कि जंग में है और इस तरह उस तरह के मुल्क के लिए स्पोर्ट बहुत ज़रूरी होता है कि वो उनको यूनाइट कर सके। और हमने कल देखा कि कैसे उनकी पूरी जो लोग थे वो सड़कों पे थे। इसी तरह एक और जो चीज़ कि उनकी जो गवर्नमेंट है जो शायद उनको एज सच सपोर्ट नहीं करती, उनके भी फॉरेन मिनिस्टर ने कैप्टन राशिद खान को फ़ोन करके कंग्रेचुलेट किया और बहुत उनको दाद दी कि आपने बड़ी अचीवमेंट की और अपने मुल्क का बड़ा नाम रोशन किया है। तो इसी तरह अब ये जो स्पोर्ट, ये जितने स्टार्स हैं, बेशक अफ़गानिस्तान सेमीफाइनल से आगे जाता है, फाइनल खेलता है, उसका आगे टूर्नामेंट में क्या होता है, उन्होंने ऑलरेडी हिस्ट्री क्रिएट कर दी और इसकी वजह से उनका एक सर्टन इन्फ्लुएंस होगा अफ़गानिस्तान की जो पब्लिक डिस्कोर्स है, अफ़गानिस्तान में जो लोग हैं वो इनको एज स्टार्स फॉलो करेंगे और वो जो भी ओपिनियंस देंगे। तो इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जो कुछ स्पेशली जो मगरबी ममालिक हैं जो अक्सर उन पर बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं कि जो उनकी ख़वातीन की टीम नहीं है इसलिए हम उनके साथ नहीं खेलेंगे, या ह्यूमन राइट्स और उनकी बात करते हैं, तो उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि एक मुल्क जो कि जंग में इतना अरसा रहा है, वहाँ पे जब इस तरह की उनकी एक टीम अच्छी करेगी तो फिर उसके बाद वो एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी और फिर वहाँ पे भी उनके लोगों में भी, उनकी सोसाइटी, गवर्नमेंट में भी रियलाइजेशन डेवलप होगी कि शायद ये स्पोर्ट एक अच्छी चीज़ है जिससे कौम को जो है वो जुड़ने का मौका मिलता है, एक उनके लिए उम्मीद उजागर करती है। तो इसमें अगर हम अपनी दीगर जो टीम्स हैं वो चाहे ख़वातीन की हों या डिसेबल्ड हों या जो भी टीम्स हों, उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका देंगी और इवेंचुअली जितना अच्छा इस तरह होगा तो इवेंचुअली वो
फिर फ्यूचर के लिए प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। और इसमें खिलाड़ियों को तो आप ब्लेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो कई दफ़ा जो पॉलिटिकल डिसीजन है उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, तो खिलाड़ी तो फिर जो हैं वो थोड़ा उनके पास कम पावर होती है या कम इख्तियार होता है। बट वो जो मैंने सोशल और मॉरल पावर की बात की, वो खिलाड़ियों के पास इतनी ज़्यादा होती है कि उनकी परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो सकता है कि सोसाइटी में वो एक चेंज ला सकता है। तो इस लिहाज से भी ये जो अफ़गानिस्तान की विन है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अब हम दूसरे दो सेमीफाइनलिस्ट्स पे आ जाते हैं जो कि इंडिया और इंग्लैंड हैं। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड एक टाइम पे लग रहा था कि टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, बट दे मेड इट थ्रू, और उसके बाद फिर दे हैव बीन वेरी गुड, स्पेशली अगेंस्ट यूएसए हमने देखा वो कितने क्लिनिकल थे। फिर इन द गेम अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ दे वर वेरी क्लिनिकल। सो इंग्लैंड की टीम वैसे भी अगर आप देखें वो डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं, और इस दफ़ा लग रहा है अनलाइक द ओडीआई वर्ल्ड कप जिसके लिए वो थोड़े अंडर प्रिपेयर्ड थे, कि इस दफ़ा वो पूरी प्रिपरेशन के साथ और एक ज़्यादा स्टीली रिजॉल्व लग रहा है उनके, अगर कैप्टन देखें जॉश बटलर में या बाकी में, कि वो एक तहिया करके आए कि जैसे उन्होंने अपने ट्रॉफ़ी या अपने टाइटल को डिफेंड करना है। और वो हमें नज़र आया जो उनकी जब वो क्वालिफिकेशन ऑन द लाइन भी थी, तो ओमान के अगेंस्ट गेम हो या नमीबिया के अगेंस्ट गेम हो, उसमें उन्होंने इंश्योर किया कि कोई भी वो किसी भी पॉइंट पे कंप्लेसेंसी ना शो करें, और वो फाइनली हमें नज़र आया कि वो अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। और उनका सेमीफाइनल जो इंडिया के अगेंस्ट होगा, इट विल बी अ रिपीट ऑफ द 2022 सेमीफाइनल जो कि एडिलेड में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने इंडिया को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। तो इंडिया का भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा है। इंडिया भी अभी तक टूर्नामेंट में जो है वो अनबीटन साइड है। दे वॉन ऑल देयर गेम्स एंड दे वॉन प्रिटी कॉम्प्रिहेंसिवली। अगर आप उनके बांग्लादेश के अगेंस्ट बात करें या अफगानिस्तान के अगेंस्ट बात करें, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने मैचेस जीते। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी उनकी जो जीत थी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थी। उसमें जो उनकी जो सबसे अमेजिंग चीज़ थी वो इंडिया की अप्रोच थी। और यहाँ पे मैं जो है वो आपके साथ एक स्टैट शेयर करना चाहूँगा रोहित शर्मा का। आप अपनी स्क्रीन पे अब वो स्टैट देख रहे होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा जो है उनका एक T20 कैरियर है वो जो कि 2007 से लेके उन्होंने 2022 तक उनका कैरियर है, जिसमें उन्होंने 140 इनिंग्स खेली हैं और 31 की एवरेज और 139 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने वो रन्स बनाए हैं। तो ये वो वक्त 2022 की बात करूं जब उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट वो सेमीफाइनल खेला, और वो एक जो वजह थी इंग्लैंड की वो सेमीफाइनल हारने की, वो यही वजह थी कि इंडिया ने बहुत स्लो बैटिंग की थी, और स्पेशली रोहित शर्मा और विराट कोहली ने उस दिन बहुत स्लो बैटिंग की थी। पावर प्ले में बिल्कुल रिस्क नहीं लिया था, कोशिश करते रहे कि हम ड्रैग करते रहे इनिंग्स को, और एंड पे इंडिया से 160 रन बना सका जो कि इंग्लैंड ने बआसानी चेस कर लिए। उसके बाद रोहित शर्मा ने ये तहिया किया कि अब मैंने अपनी जो गेम है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज गेम बहुत मॉडर्न हो गई है, तो हमें अपनी गेम को चेंज करने की ज़रूरत है, ज़्यादा अटैक करने की ज़रूरत है। और तब से लेके अब तक रोहित शर्मा ने वो अपनी अप्रोच हमें ओडीआई क्रिकेट में भी नज़र आई है और T20 क्रिकेट में भी नज़र आई है। और ये स्टैट उसमें आपको नज़र आएगा कि T20 वो उस सेमीफाइनल मैच के बाद अब तक रोहित शर्मा ने सिर्फ 9 मैचेस खेले हैं T20 के, जिसमें उन्होंने 312 रन बनाए हैं और उन्होंने 162 रन के स्ट्राइक रेट से वो रन्स बनाए हैं। यानी कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो उसको डबल कर लिया ऑलमोस्ट उन्होंने इस अरसे में, एक साल के अरसे में, कि उन्होंने तहिया किया कि वो जो मेरी पुरानी स्टाइल ऑफ बैटिंग थी वो अनफिट थी टू प्ले मॉडर्न T20 क्रिकेट। तो उन्होंने अपनी गेम को बिल्कुल चेंज कर लिया कि अटैकिंग अप्रोच। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच में हमने देखा कि उन्होंने जो बेहतरीन इनिंग्स खेली उसमें उन्होंने पहली बॉल से आके मारना शुरू किया, और ये नहीं किया कि किसी पॉइंट पर उन्होंने कहा कि अब मैं रुक जाऊं, मैं आउट हो जाऊंगा। उन्होंने कंटिन्यूसली मारते रहे और अपना एडवांटेज जो है वो उसको इंक्रीज करते रहे, और एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं की इनिंग्स थी जो कि डिफरेंस थी बिटवीन इंडिया विनिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वो जो 21 रन का डिफरेंस था वो बेसिकली वो रोहित शर्मा की इनिंग्स का ही डिफरेंस था जिसने इंडिया को वो मैच जिताया। तो ये एक मैं जो बात करने की एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया ने भी सेमीफाइनल हारा और उसके बाद उन्होंने अपनी उससे सीखा और अपनी अप्रोच चेंज कर ली टुवर्ड्स T20 बैटिंग, कि अब हम वो पुराने तरीके से एंकरिंग नहीं कर सकते, हमें
पावर प्ले में, बल्कि उसके बाद भी कंटिन्यूसली ये सोचे बगैर कि हम आउट हो जाएंगे, कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ रन्स बना सकें, और जितने तेज़ रन्स बना सकेंगे उतना टीम को फ़ायदा होगा। और वो अप्रोच हमें उनके नंबर्स में भी नज़र आती है। ऑल दो कुछ लोग कहेंगे कि जी 9 मैचेस तो एक बहुत छोटा सैम्पल साइज़ है, बट छोटा सैम्पल साइज़ से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें से कई जो मैचेस हैं वो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में खेले हैं, ये जो अभी हो रहा है। तो उस T20 वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी स्टेज होती है, उसमें कई दफ़ा आपको ये खदशा होता है कि शायद अगर हम मैच हार जाए तो हम बाहर हो सकते हैं, अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा। बट उन्होंने उन सब चीज़ों को सामने नहीं रखा, बल्कि उन्होंने कहा कि कम वट में, बेशक मैं आउट होता हूँ, आउट हो जाऊँ, बेशक मेरी टीम बाहर होती है, हो जाए, बट मैं जो एक तरीका जो कि मॉडर्न T20 क्रिकेट का है, मैं उसी अंदाज में खेलूँगा जो कि तेज़ खेलने का है। और उसका हमें रिज़ल्ट नज़र आया कि वो उनकी परफॉर्मेंस टीम की बहुत अच्छी है। और अब ये इट विल बी अ क्वेश्चन मार्क कि क्या इंडिया है अपना लास्ट वर्ल्ड कप का बदला ले सकेगा इंग्लैंड से, अगर वो उनको सेमीफाइनल में शिकस्त देते हैं। एक और जो कंसर्न है अबाउट द सेकंड सेमीफाइनल जो कि इंडिया और इंग्लैंड का है, वो ये है कि बारिश का काफ़ी ज़्यादा इम्कान है गयाना में, तो उसमें, और सेकंड सेमीफाइनल के लिए कोई रिज़र्व डे भी नहीं है, तो उसमें फिर ये है कि अगर बारिश हो और बारिश की वजह से मैच ना हो सका तो इंडिया विल डायरेक्टली क्वालिफाई फॉर द फाइनल। तो इस पर कई लोग जो है वो आईसीसी पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि अगर पहले सेमीफाइनल के लिए रिज़र्व डे है तो फिर दूसरे सेमीफाइनल के लिए भी रिज़र्व डे होना चाहिए था। और इसमें ये भी है कि बिकॉज इट विल बी अनफेयर ऑन इंग्लैंड कि अगर सेमीफाइनल ना हो सके तो इंडिया जो है वो फाइनल के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगा। बट जो वेदर प्रेडिक्शंस करें और जो लोकल से इंफॉर्मेशन मिली है वो यही इंफॉर्मेशन मिली है कि सुबह के टाइम पे बारिश होती है, बट आफ्टरनून में पिछले कई दिनों से बारिश रुक जाती है। तो क्योंकि इस सेमीफाइनल के लिए एक्स्ट्रा टाइम अलॉटेड है, तो उस एक्स्ट्रा टाइम जो कि नॉर्मल मैचेस से ज़्यादा होता है, तो फॉर दैट रीजनिंग जो है ये कह सकते हैं कि आफ्टरनून में गेम हो जाएगी। अगर सुबह बारिश हुई भी, बिकॉज 10:30 AM पे मैच स्टार्ट होगा जो कि पाकिस्तान का लोकल टाइम 7:30 बनता है, तो अगर उस पर भी स्टार्ट हुआ तो अगर आफ्टरनून इवनिंग तक टाइम होगा तो फिर ज़्यादा चांस है कि बेशक अगर रिड्यूस्ड गेम भी हो बट मैच यकीनी तौर पे हो जाएगा। बट और इसमें ये भी जो एक और क्रिटिसिज्म है आईसीसी पे वो यही कि ये प्री डिसाइडेड था कि इंडिया जो है वो अपना सेमीफाइनल के लिए अगर क्वालिफाई करेगा तो वो गयाना में खेलेगा, और गयाना इस टिपिकली विकेट जो कि स्पिन को ज़्यादा सूट करती है, जहाँ पे लो बाउंस रहती है, तो उस पर भी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये प्री डिसाइडेड नहीं होना चाहिए था। जब चारों टीम से क्वालिफाई कर लिया था तो उसके बाद ही डिसाइड होना चाहिए था कि कौन सी टीम जो है वो कहाँ पे सेमीफाइनल खेलेगी, ये प्री डिसाइडेड नहीं होना चाहिए था। इससे एक अनइंटेंडेड जो है एडवांटेज वो इंडिया को मिल गया है, तो विच इज़ आई थिंक अ फेयर पॉइंट। बट कमिंग ऑन फ्रॉम द रोहित शर्मा वाला पॉइंट, जो कि मैंने रोहित शर्मा की अप्रोच की बात की, लाइक अब हमने बात तो कर ली T20 सेमीफाइनलिस्ट की, और जो दोनों सेमीफाइनल फिक्सचर्स हैं उनके प्रीव्यूज़ भी हमने एक तरह से कर लिए हैं। तो अब जो बात मैं लेके आना चाह रहा हूँ वो रोहित शर्मा का जो मैंने स्टैट आपके साथ शेयर किया उसको मैं करना चाह रहा हूँ विद पाकिस्तान टीम्स अप्रोच, कि हमारा भी जो लास्ट वर्ल्ड कप था उसमें हमारे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, वी मेड इट टू द फाइनल, बट उसके बाद एक साफ नज़र आ रहा था, उस वर्ल्ड कप के दौरान भी नज़र आ रहा था कि आपको एक चेंज इन अप्रोच की ज़रूरत है, और आपको दुनिया का भी नज़र आ रहा है कि दुनिया की भी जो अप्रोच है वो बिल्कुल चेंज हो रही है टुवर्ड्स T20 क्रिकेट। तो आपको भी अपनी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। अब वो दौर नहीं रहा कि आप एंकरिंग कर सकते हैं, अब आपको पावर प्ले को मैक्सिमाइज़ करना है, उसमें पूरा एडवांटेज लेना है, उसमें मैक्सिमम रन्स करने की कोशिश करना है। बट ये एक चीज़ है जिसमें पाकिस्तान जो है वो कामयाब नहीं रह सका, या एक वो चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अडॉप्ट नहीं कर सका, डिस्पाइट नोइंग दिस के पाकिस्तान को ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर पाकिस्तान ने एक अच्छी T20 टीम रहना है। तो अभी भी अगर पाकिस्तान ने अब आगे वर्ल्ड कप के बाद अगर बेहतरी की तरफ जाना है, बेहतर T20 टीम बनना है, तो आप पाकिस्तान को भी कम वक्त में रोहित शर्मा वाली जो अप्रोच है उसी को अडॉप्ट करना होगा, कि तेज़ एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ के आप आउट होते हैं, स्पेशली जो आपका टॉप ऑर्डर है उसको। और अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो उसकी वजह से जो है वो आपकी फिर जो टीम है वो पीछे रह जाएगी बाकी टीम से। इसी तरह जो एक और पॉइंट जो मैंने रोहित शर्मा की बात की कि पाकिस्तान को रोहित शर्मा का टेम्पलेट फॉलो करना चाहिए, तो इसमें ही अब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, बिकॉज एक हमारे व्यूअर ने कहा था कि आई शुड
बी बैकिंग माई एनालिसिस विद स्टैट्स। तो ये मैं आपको स्टैट दिखा रहा हूँ अबाउट शादाब खान, जो कि पाकिस्तान के T20 बैटर हैं। और अगर आप इनकी बैटिंग ये स्टैट देख रहे होंगे तो ये इनका रिकॉर्ड है फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये उन्होंने जो पोजीशंस नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 की उनकी बैटिंग रिकॉर्ड्स हैं। और अगर आप इसमें देखें तो जो शादाब की एवरेज है एट नंबर 3 वो 29 है, स्ट्राइक रेट 137 का है, और इस पर उन्होंने 450s भी बनाई हुई हैं। इसी तरह नंबर 4 पे अगर देखें तो उनके 7 मैचेस में 288 रन हैं, 41 की एवरेज है और 141.46 का स्ट्राइक रेट है। सो जस्ट टू टेल यू कि दीज आर शादाब खान बेस्ट नंबर्स, कि इससे हमें ये पता चलता है कि वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं इन इस्लामाबाद यूनाइटेड। और वहाँ पे ही हमने देखा है कि उनकी जो बैटिंग टैलेंट्स हैं वो सबसे खुल के सामने आए। तो नंबर 3 या नंबर 4 में बैटिंग करने का मतलब है कि अगर 1 या 2 विकेट जल्दी गिर जाती हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड व्हाट इट डज इट, दे सेंड इन शादाब खान बिकॉज वन ही कैन यूटिलाइज द पावर प्ले एंड देन ही प्ले स्पिन रियली वेल। तो यूजुअली ये होता है कि पावर प्ले में फास्ट बॉलर्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो शादाब खान जैसे प्लेयर्स जो कि हाई इंटेंट होते हैं, जो ज़्यादा इंटेंट के साथ बैटिंग करते हैं, वो आके पूरी कोशिश करते हैं। बेशक उनके पास वो ब्रूट पावर स्ट्रेंथ नहीं है जो शायद और प्लेयर्स में हो, बट उनके पास वो स्मार्ट्स हैं, वो इंटेंट है जो कि एक आपको पावर प्ले में चाहिए होता है। दूसरा फिर उनकी स्पिन के अगेंस्ट गेम बहुत अच्छी है, तो जब पावर प्ले के बाद फॉरेन स्पिनर्स आते हैं, यूजुअली टीम्स पावर प्ले के बाद अपने स्पिनर्स को बॉल करती हैं, तो वो फिर उनको भी एक तो उनकी आई सेट हो चुकी होती है और वो उनको भी डोमिनेट कर सकते हैं बिकॉज नाउ ही हैज़ गॉटन सेट। सो अब ये चीज़ है कि पाकिस्तान ने शादाब खान को ये तैयार किया हुआ है कि हम उसको नंबर 5 भी बैटिंग करेंगे। पाकिस्तान ने कभी शादाब से नंबर 4 पे, नंबर 3 पे बैटिंग करवाने की कोशिश ही नहीं की। सो दिस इज़ वॉज द स्मार्ट टैक्टिक्स जिनकी मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान को यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है अगर पाकिस्तान ने T20 टीम बनना है। लाइक रोहित शर्मा का टैम्पलेट तो फॉलो करना ही है, बट उसके साथ अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको भी प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको आप अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें। अब पाकिस्तान ने कभी शादाब खान से नंबर 3 पे या नंबर 4 पे बैटिंग करवाई नहीं है, और उनकी जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड इन अ बैटिंग कैपेसिटी वो नंबर 3 और नंबर 4 पे हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप प्लेयर्स को ऐसी पोजीशंस में डालें जिसमें वो कंफर्टेबल हों और जिसमें वो मैक्सिमम टू देयर बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, ना कि उनको ऐसी सिचुएशन में डालें जिनमें उनकी एबिलिटी टू परफॉर्म ही नहीं है। तो दिस वाज द पॉइंट विच वाज ट्राइंग टू मेक कि अगर पाकिस्तान ने कॉपी करना है रोहित शर्मा का फार्मूला तो वो अप्रोच तो अडॉप्ट करनी होगी, पर उसके साथ स्मार्टनेस भी अडॉप्ट करनी होगी कि आपने रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज करें टू द मैक्सिमम ऑफ देयर एबिलिटी। कमिंग ऑन टू अब के पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, अब आपने बयानात सुन रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट को सर्जरी की ज़रूरत है और पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो हम अब चेंज करेंगे। चेयरमैन साहब ने भी कहा है, एक्स क्रिकेटर्स प्लेयर्स लाइक अहमद शहजाद और भी एक अब वो है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान जब भी किसी वर्ल्ड कप में बुरी कारकर्दगी दिखाता है तो हमेशा इसी तरह की बातचीत होती है कि जी ये कर दें, इसको हटा दें, उसको लगा दें, बट ये चीज़ें इनका इम्पैक्ट नहीं होता टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज अगर हम बात करें तो क्योंकि हमने देखा है कि वो चेंजिंग एंड चॉपिंग हर वर्ल्ड कप के बाद जो कि बुरी कैंपेन होती है उसके बाद होती है, और उस चेंजिंग एंड चॉपिंग में क्या होता है कि सिर्फ शक्लें और लोग बदल जाते हैं, ओहदों का नाम चेंज हो जाता है, पर जो आपके सिस्टमैटिक फ्लॉज हैं उनको आप नहीं चेंज कर पाते। तो जब तक हम आप सिस्टमैटिक फ्लॉज को नहीं एड्रेस करेंगे जो कि हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में हैं, जो कि हमारे PCB की एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में हैं, जब तक वो नहीं हम एड्रेस करेंगे तब तक हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारी टीम जो है वो ऑल ऑफ अ सडन रातों रात जो है बदल जाएगी। उसका स्टार्ट करते हैं कि हम फॉर इंस्टेंस PCB की जो मैनेजमेंट है, चेयरमैन है, उनके पास सिर्फ इख्तियार है कि वो चेयरमैन जो है वो कप्तान बना सकते हैं, सारी पावर्स उनके पास हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम वो इख्तियार चेयरमैन से लेके जो गवर्निंग काउंसिल है उसको दें, जो कि एक इलेक्टेड बॉडी है। बिकॉज जब एक बंदे के पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है तो फिर वो अपनी विम्स पे या जो भी कोई अगर उनकी प्रेशर या वो जिसकी बात सुनते हैं वो उस प्रेशर में या उस
जो भी वो बात जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं उस प्रेशर में डिसीजन कर लेते हैं। बट जब एक कलेक्टिव डिसीजन होगा जो कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल या गवर्निंग काउंसिल लेगी, तो वो डिसीजन की ज़्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि वो वेल थॉट आउट होगा, उस पर डिस्कशन होगी, और जब डिस्कशन के बाद कोई भी कलेक्टिवली डिसीजन होता है तो वो इंडिविजुअल विजडम में करता है, वो कलेक्टिव विजडम का डिसीजन जो है ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद फिर हमें इसी तरह अपना जो डोमेस्टिक बाकी जो पावर्स हैं चेयरमैन के पास, अनएक्सेसिव पावर्स, उनको भी हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है। पावर्स गवर्निंग काउंसिल के पास जाने की ज़रूरत है, ताकि जो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट या जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है वो जब कोई आए तो वो अपनी विम्स या अपनी जो कोई ख्वाहिशात है उनके मुताबिक ना डिसीजन करे, पर एक जो स्ट्रक्चर है वो चलता रहे। लाइक जब से बड़ी ज़्यादती हुई कि जब नजम सेठी साहब आए तो उन्होंने 2019 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज करके 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन लेके, जो कि एक सब इतना रिग्रेसिव डिसीजन था जिससे क्रिकेट वापस चली गई। लाइक आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लें, आप उसको बेहतर बना लें, आप उसको उसमें अमेंडमेंट्स ले आएं, बट आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही ख़त्म कर दिया। दिस इज़ जस्ट लाइक एक बंदा आता है वो कहता है जी मैं 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दूंगा। जस्ट लाइक द सेम वे हैपेंड विद पीसीबी। और उससे क्या हुआ कि अब आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं मौजूद, आप अभी तक वो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहे हैं, और अब आप जब तक आप नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते तो आपके पास क्लैरिटी नहीं आएगी कि आपकी क्रिकेट का सिस्टम क्या होगा, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। सब कुछ जो है वो एडहॉकिज्म पे चल रहा है, तो जब तक आप उसको नहीं करेंगे तो तब तक ठीक नहीं होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो अब स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो जो भी चेयरमैन हो, जो भी मैनेजमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट हो, ये चेंजेस जब तक नहीं करेंगे तो आप का जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव नहीं हो सकेगा। और जो अब रियलाइजेशन सबको हो रही है कि हम एक मिडल टीयर ही क्रिकेट नेशन बन गए हैं, तो वो इसी वजह से है कि हम अपना जो सिस्टम है, अपना स्ट्रक्चर है, हम उसको इम्प्रूव नहीं कर पाए ओवर द ईयर्स। तो जब तक हम उसको नहीं इम्प्रूव करेंगे तो हमारी जो क्रिकेट है वो भी इम्प्रूव नहीं होगी। इसमें फिर अब बहुत सारे एक्स प्लेयर्स हैं, वो स्पेशली लाइक आई वुड लाइक टू मेंशन अहमद शहजाद है, जो कि बहुत वो बात करते हैं कि जी हमें बाबर आजम के पीछे पड़ गए। लाइक येस आई कैन अंडरस्टैंड कि बाबर पे क्रिटिसिज्म करने की ज़रूरत है, उनसे कप्तानी अच्छी नहीं हुई, उन्होंने टीम को सही तरह से लीड नहीं किया, उनकी कैप्टनसी में प्रॉब्लम्स हैं, बट डिस्पाइट दैट ही स्टिल अ बेटर T20 बेटर देन यू। लाइक आप उन पे अननेसेसरी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते कि जी, लाइक आप उनकी उन चीज़ों पे बात करें जो कि उनकी खेल है उस पर बात करें। या जिस तरह कुछ जर्नलिस्ट ने उन पर इल्ज़ाम लगा दिए कि जी आप जो है वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे और आपने एक गाड़ी कैसे ख़रीद ली। लाइक बेसलेस, लाइक इतना बड़ा खिलाड़ी है, पिछले 10 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, न्यूमरस मैचेस ही हैज़ वॉन, न्यूमरस लीग्स में खेला है, उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो एक ऑडी ख़रीद सके। लाइक इट इज़ सच अ बेसलेस और इलॉजिकल एलिगेशन टू मेक, एंड आई होप के इनके अगेंस्ट जो लीगल एक्शन लेते हैं। एंड सम खिलाड़ियों ने कहा है कि वो लेंगे, बट जो कि लेना बनता भी है। अनदर एंड मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, लाइक पाकिस्तान के जो शाहीन्स का स्क्वाड है और जो प्रोबेबल्स हैं, उनका ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हो गया है कराची में, जिसमें 34 प्लेयर्स हैं, वो फिटनेस कैंप अंडरगो करेंगे। इसी तरह फिर पाकिस्तान शाहीन्स का जो है वो टूर है ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें वो मैचेस खेलेंगे, बांग्लादेश ए के अगेंस्ट मैचेस खेलेंगे, फिर उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया की जो लोकल साइड्स हैं उनके अगेंस्ट भी मैचेस खेलेंगे। बट इसमें मुझे जो एक चीज़ जो थोड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न लग रहा है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने सीरीज़ होम पे खेलनी है, तो वाई वी आर प्लेइंग दोज गेम्स अगेंस्ट बांग्लादेश इन ऑस्ट्रेलिया। एंड ऑल्सो लाइक जो गेम्स हैं शाहीन्स के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की लोकल टीम्स, उनकी डोमेस्टिक साइड्स नहीं है या ऑस्ट्रेलिया ए नहीं है, तो इस एक रिगार्ड में आई वुड थिंक कि पाकिस्तान नीड्स टू प्लान बेटर एंड मैनेज बेटर, कि अगर पाकिस्तान टूर कर ही रहा है तो उनकी ए टीम के अगेंस्ट टूर करे, ताकि हमारे प्लेयर्स को ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मिले जो कि उनके लेवल के प्लेयर्स हैं। उसमें एक और बात है कि अब जिस तरह बांग्लादेश की टीम आएगी या फिर इंग्लैंड की टीम आएगी, तो उसके साथ आपकी ये बेस्ट चांस है कि आप उसके साथ शाहीन्स या जो ए टीम है उसकी सीरीज़ अरेंज करें, कि आप उनको कहें कि आप साथ अपनी ए टीम को भी ट्रैवल करें। क्योंकि अब इंडिया का मैंने जब भी देखा, इंडिया जब भी ट्रैवल करता है या इंडिया में जब कोई टीम आती है ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, तो साथ उनकी ए टीम्स भी 2 हफ्ते पहले आ जाती हैं, 2 हफ्ते बाद आ जाती हैं। इसी तरह जब इंडिया जाता है साउथ अफ्रीका कहीं पे भी, तो इंडिया की भी ए टीम्स और वुमेंस टीम भी ट्रैवल करती हैं। तो इस तरह उनके जो यंग प्लेयर्स हैं जो कि नेशनल टीम में नहीं है, उनको पहले से एक्सपोजर मिलने लग जाता है अगेंस्ट जो
प्लेयर्स जो कि उन दूसरी टीम्स के यंग प्लेयर्स हैं, तो जब वो इंटरनेशनल सेटअप में आते हैं वही प्लेयर्स, तो उन्होंने पहले से उन प्लेयर्स को देखा होता है, खेला होता है, तो उनके लिए वो कोई एक बहुत ये नहीं लगता कि उन्होंने शायद भी पहली दफ़ा खेल रहे हैं, वो उन्होंने उनको पहले खेला होता है, तो इट फील्स लाइक वेरी नॉर्मल फॉर देम टू प्ले अगेंस्ट देम, और वो उनको उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स का पहले से पता होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये करने की ज़रूरत है कि वो ए टूर्स और ए टूर या शाहीन टूर्स जो है वो अरेंज करें विद द नेशनल टीम, या जब नेशनल टीम की सीरीज़ हो रही हो, कोई बाहर से टीम आई हो, तो आप उनको कहें कि आप अपनी, जिस तरह इंग्लैंड लॉयंस है या बांग्लादेश की टीम है, तो उनको आप कहें कि आप साथ अपनी ए टीम्स को भी लेके आएँ, ताकि हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं उनको भी गेम टाइम मिले और उनको भी इम्प्रूव करने का मौका मिले। और इन केस फिर अगर आपकी नेशनल सेटअप में कोई इंजरी हो जाती है, तो यू कैन ड्राफ्ट इन जो कि अच्छे प्लेयर्स हैं उन टीम्स के इनटू योर नेशनल साइड। इसी तरह फिर वुमेंस क्रिकेट में भी ख़बर है कि जो टीम मैनेजमेंट है वो एशिया कप के लिए अनाउंस हो गया है। उसमें इट्स गुड टू सी कि मोहम्मद वसीम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच, विच इज़ अ वेरी गुड अपॉइंटमेंट आई फील। एक तो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत एक्सपीरियंस है, साथ ही इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव कोच। तो आई एम श्योर कि अक्सर मसला हमारी वुमेंस टीम के साथ ये होता है कि डिस्पाइट कि उनका जो एक टैलेंट या एक जो नेचुरल डिफरेंस ऑफ गेम या जो स्किल डिफरेंस है, उसके बावजूद हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो फिर बट विद गाइज लाइक मोहम्मद वसीम एज हेड कोच, देयर इज़ डेफिनेटली होप कि एटलीस्ट जो रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली होगी। ऑल्सो जुनेद खान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट कोच, Abdurrahman has been appointed as spin bowling coach, also very good appointments. Junaid Khan भी फर्स्ट क्लास में कोचिंग करते रहे हैं। तो ऑल ऑफ दीज कोचेज़ आर, हनीफ मलिक इज़ ऑल्सो वेरी गुड कोच जो कि डोमेस्टिक में भी कोचिंग करते हैं, PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी एसोसिएटेड हैं, ऑल वेरी गुड कोचेज़। तो आई एम श्योर कि ये जब कोचेज़ वुमेंस टीम के साथ होंगे तो उसमें वुमेंस टीम की जो इम्प्रूवमेंट है उसमें और उसमें ये किरदार अदा कर सकेंगे। और इधर ही बात करता जाऊँ तो एशिया कप का स्केड्यूल भी अनाउंस हो गया है जो कि 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है श्रीलंका में। पाकिस्तान के जो ग्रुप है उसमें इंडिया, नेपाल और UAE है, और वही पाकिस्तान वुमेंस टीम के अगली असाइनमेंट होगी। ये अगले 2-3 महीने बड़े एक्शन पैक्ड होने वाले हैं पाकिस्तान वुमेंस टीम के लिए, बिकॉज दे विल बी प्लेइंग द एशिया कप। उसके बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 भी खेलना है, और उस एशिया कप के लिए भी पाकिस्तान की जो 28 प्रोबेबल वुमेन प्लेयर्स हैं उनका स्क्वाड अनाउंस हो गया। और उसमें आई वाज सीइंग के हमना बिलाल हैं, तस्मिया रुबाब हैं, and there are other players as well, Dua Majid and all young players जिन्होंने अभी national tournament में perform किया है, called up to that camp. So hopefully like a good squad can be announced for the Asia Cup. इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि PCB ने कहा है कि we will be announcing the squad based on the trials, but उस पर मुझे जो सिरा इख्तिलाफ है कि ट्रायल्स की बेस पे तो आप जो है वो स्क्वाड अनाउंस नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ट्रायल के दिन तो कोई अच्छा खिलाड़ी है उसका बुरा दिन भी हो सकता है, या बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कि ट्रायल्स में शायद उतना अच्छा नहीं खेल पाते, पर जब प्रेशर या जो मैच सिचुएशन होती है उसमें बेहतर खेलते हैं। तो इट इज़ बेटर कि जो मैच आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनकी बेसिस पे आप खिलाड़ियों को जो है सिलेक्ट करें इन द स्क्वाड, रादर देन कि आप एक ट्रायल की बेसिस पे सिलेक्ट करें। या आप ग्रास रूट्स लेवल पे तो कर सकते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स होता है, उसमें से पिक करना मुश्किल होता है, बट एट फॉर योर नेशनल टीम दिस शुड नॉट बी हैपनिंग। तो ये था आज के एपिसोड के लिए। होपफुली आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लगा। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।